नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। 2 दिन पहले हिंसा की चपेट में आए उत्तर प्रदेश के संभल में हालात अब पटरी पर वापस लौट रहे हैं। शहर में फिलहाल शांति की स्थिति है, लेकिन संभल में शांति के बीच सियासत में अशांति के हालात हैं। संभल के हालात को लेकर हर पार्टी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है। तनावपूर्ण हालात के बीच कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए कोई संभल जाना चाहता है, तो कोई नाकामी छिपाने के लिए नई थ्योरी लेकर सामने आ रहा है। मगर इन सब के बीच संभल को कोई संबल नहीं दे रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि संभल की हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। बीजेपी का कहना है कि तुर्क मूल के स्थानीय सांसद और पठान मूल के स्थानीय विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई के कारण संभल में हिंसा हुई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने धांधली की, जिससे ध्यान भटकाने के लिए संभल में हिंसा कराई गई। समाजवादी पार्टी पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोप लगा रही है कि पुलिस 2 तरह के हथियार रखती है और पुलिस ने गैर कानूनी हथियार से संभल में 4 लोगों को गोली मारी। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल बने हुए हैं। संभल में आखिर साजिश के कितने सूत्रधार हैं? क्या सियासत को संभल सूट करता है? क्या सर्वे को लेकर फैली अफवाह ने लगाई है आग? और सवाल यह भी कि संभल के बहाने हर कोई अपना चेहरा चमकाने में क्यों लगा हुआ है? आज की बहस की शुरुआत के पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। रविवार की हिंसा के बाद अब संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं। दुकानें खुल गई हैं और आम दिनों की तरह बच्चे भी स्कूल पहुंचे। लेकिन संभल को लेकर सियासत अब भी अशांत है। समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है। 4 लोगों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रही है। संविधान के बहाने अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं। संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें, और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं। जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सभी को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की रोक के कारण फिलहाल ये दौरा टल गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी संभल जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा टल गया। उधर संभल की हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता नई थ्योरी लेकर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तुर्कों और पठानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में हिंसा हुई। ये इनकी आपसी वर्चस्व की जो लड़ाई है, वहाँ 2 परिवारों, उस वर्चस्व की लड़ाई का ही ये परिणाम है। और 2 परिवारों के में जिस प्रकार से वहाँ प्रतिस्पर्धा है, उन्हीं लोगों ने लोगों को भड़काकर ये घटना को अंजाम दिया है। तो ये 2 पक्ष आपस में वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे दंगा कराते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। साफ कहना चाहते हैं कि ये तुर्कों और पठानों की आपसी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो इतिहास है कि उन दोनों की आपसी की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और वो आज भी वो लड़ रहे हैं। और झगड़ा हिंदू और मुसलमान का वहाँ था ही नहीं, झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की गोली मारते हुए फुटेज हैं पुलिस के। इस बीच संभल हिंसा की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में लिखा है कि हिंसा से 2 दिन पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क प्रशासन की अनुमति के बिना जामा मस्जिद गए थे और उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए भीड़ को भड़काया। हालांकि बर्क सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। सियासत को संभल क्या सूट करता है? कई ऐसे सवाल हैं जो उठाने वाले हैं महादंगल में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर जी महासचिव आरएलडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके जैन जी आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ हैं। और साथ ही मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आप पीठाधीश्वर हैं कल के धाम के, जो संभल में ही मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, सीधे आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि अखिलेश यादव पर आपने जबरदस्त तरीके से हमला किया है, आपकी ओर से ट्वीट किया गया है, लेकिन ये तो प्रशासन की सीधी नाकामी है ना। इसको दूसरा आड़ देकर कहीं और ले जाना, क्यों इस तरह की कोशिश की जा रही है? और कहा जा रहा है कि ये तो मुसलमानों की आपस की लड़ाई है, इस वजह से संभल में इस तरह के हालात बने। क्या है प्रमाण जो आप लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं? चित्रा जी, राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता है कि सच को सच ना कहा जाए।
सच कहने वाले भी सियासत करते हैं, सच कहना भी चाहिए, और सच के ऊपर कितना कोई पर्दा डाले, सच झुटलाया नहीं जाता है। इस घटना के 3 पहलू हैं। एक है धार्मिक आस्था का पहलू, दूसरा है ऐतिहासिक पहलू, और तीसरा है सियासत और कानून का पहलू। धार्मिक आस्था के आधार पर हमारे पुराणों में लिखा है, जिस तरह श्री राम जन्मभूमि अयोध्या है, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, ऐसे ही भगवान श्री कल्कि की जन्मभूमि अवतरण स्थली संभल को माना गया है। ये पुराणों में लिखा है, और इसी को आधार मानकर श्री कल्कि धाम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था 19 फरवरी को। अब ये जो जिस मस्जिद का सर्वे है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा इसको, कि 500 साल पहले बाबर ने कुछ मंदिरों को तोड़ा, जिनमें एक संभल का मंदिर तोड़ा गया। ये मैं नहीं कहता, इतिहास की किताबों में दर्ज है, आईने अकबरी में दर्ज है, बाबरनामा में दर्ज है। और इस मस्जिद का वर्तमान में जो मस्जिद है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है। हम जब छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तब भी हम इसके सामने से गुजरते थे। तब से लेके आज तक वहाँ ये मान्यता भी है और इतिहास में दर्ज है कि इसका जो देख रेख है इसकी, वो ASI करती है। तो सवाल है अब तीसरा कि ये दंगा क्यों हुआ। अगर पुलिस प्रशासन आदेश देता, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये आदेश देती कि इस मस्जिद का सर्वे करो, तब मैं मान सकता था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल गलत है। लेकिन ये आदेश तो अदालत ने दिया, और अदालत ने क्या दिया? सर्वे की। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, उसने ये नहीं कह दिया कि मस्जिद को हटा के मंदिर बना दो। अभी सर्वे करने की बात आई तो सर्वे करने का आदेश अदालत का था, और अदालत ने, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी का पक्ष या सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, जो फैक्ट है मैं देश को उससे अवगत कराना चाहता हूँ। पुलिस की ये मजबूरी है, पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि कोर्ट के आदेश का पालन करें। तो चित्रा जी मुझे बताओ, कोर्ट आदेश दे रहा है कि भाई इस टीम को लेके जाओ और इसका सर्वे कराओ। हाँ। तो पुलिस क्या करती? अब वहां पुलिस पहुंचती है, कोर्ट ने आदेश दिया और वहां पर सर्वे की टीम गई थी, लेकिन उसके फिर बाद जाकर वहां पर दोबारा सर्वे किया जाता है। कई ऐसे सवाल है ना, और अब अभी आप लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि नहीं, वहां पर तो अलग ही लड़ाई चल रही है, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, तुर्क पठान की बातें वहां पर की जा रही हैं। सर, आप देख रहे हैं तस्वीरें, संभल में कभी क्या पहले इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी? प्रमोद कृष्णम जी, और आप यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए देखिए, आप लिखते हैं पहले पत्थर फेंकवाते हैं, फिर डेलीगेशन भेजते हैं। अखिलेश यादव जी बड़े खिलाड़ी हैं, क्या क्या खेल दिखाते हैं? आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मैं चित्रा जी आ रहा हूं, आपने बीच में मुझे थोड़ा सा रोक दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां हजारों लोग इकट्ठे कैसे हो गए, 10,000 लोग इकट्ठे कैसे हो गए सुबह 6 बजे? पुलिस का तो काम था सर्वे कराना, पुलिस की तो ड्यूटी थी कोर्ट के आदेश का पालन करना। तो ये जो इकट्ठे किए लोग, ये प्लान्ड वे में किया गया। और इसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव जी की पार्टी, और अखिलेश यादव जी की पार्टी का वहाँ सांसद हैं, वहीं विधायक हैं, सारे लोग अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी जो ये उन्हें नहीं पता कि संभल का प्रशासन तुम्हें जाने नहीं देगा। ये मौतों पे सियासत क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि संभल का प्रशासन तुम्हें रोक लेगा। आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, किस बात का डेलीगेशन भेज रहे हैं? किससे मिलेंगे? अरे अगर जाना है तो आप स्वयं जाइए। जो बच्चे मारे गए हैं, जो बच्चे मरे हैं, वो क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि छोटे छोटे लड़के मारे गए हैं। हाँ। मुझे दुख है बहुत ज्यादा। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, लेकिन इंसान मरा है। तो सवाल इस बात का है कि एक तो सारे देश के तमाम पॉलिटिशियंस को सोचना पड़ेगा कि ये मौतों पे राजनीति ना करें। नंबर 2, पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। प्रमोद कृष्ण जी, उनका कहना है कि यूपी पुलिस 2 हथियार रखती है, एक सरकारी और दूसरी प्राइवेट। सरकारी गोली नहीं चलाई पुलिस ने, क्योंकि गोली चलती तो फिर वो लोग फंस जाते। उनकी ओर से कहा गया है कि यूपी पुलिस 2 हथियार रखती है, एक सरकारी और दूसरी प्राइवेट, और यहां पर प्राइवेट से फायरिंग की गई। माता प्रसाद पांडे जी के सुरक्षा में जो पुलिस लग रही है उसे हटा दें। अखिलेश यादव जी को जो ये भारत की एजेंसियां सुरक्षा दे रही हैं, हटा दें इन्हें, अगर इन पर विश्वास नहीं है। अरे भाई, कोर्ट पे यकीन तुम्हारा नहीं है, इतिहास पे तुम्हारा यकीन नहीं है, संविधान पे तुम्हारा यकीन नहीं है। दंगा हो रहा है, भीड़ अगर पुलिस को मार देती तो ठीक था। पुलिस प्रशासन क्या करे? देखिए, वन साइडेड होकर काम नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी को ये साफ करना चाहिए कि संभल की जनता को, संभल की आवाम को भड़काया किसने? ये दंगा हुआ क्यों? किसी हिंदू ने जाकर के वहां पत्थर नहीं फेंके। पुलिस पर पत्थर जो फेंके गए हैं
वो पूरा इलाका आप जाकर के देखिएगा, हजारों की संख्या में भीड़ आती है, पत्थर चलाती है। वो किसका दोष है? क्या पुलिस ने खुद पत्थर फेंक लिए? क्या पुलिस वाले इंसान नहीं है? सवाल इस बात का है कि अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करे तो पुलिस की गलती, और अगर मेंटेन करें तो पुलिस की गलती। सारा का सारा जो खेल है ये सियासत का खेल है। और ये उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जो बुरी तरह से हारे हैं, कुदरखी में मुस्लिम वोट जो है वो बहुत बीजेपी को पड़ा है। मैं तो बीजेपी का सदस्य भी नहीं हूं, कभी मुझे इस तरह आप पेश कर दें कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन मैं सच कहने का आदी हूं। मैं सच कह रहा हूं। सर्वे हो रहा तो क्या दिक्कत है भाई? 500 साल पहले अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनी है तो उसका सर्वे होने दो ना, अदालत पे भरोसा रखो। लेकिन सर्वे जितनी जल्दबाजी में किया गया ना, प्रमुख कृष्ण जी, सवाल उसको देखिए, इस बात को समझिए, इस देश में जब भी मंदिर मस्जिद का विवाद होता है वो कितना संवेदनशील होता है। पॉलिटिशियन के चक्कर में आके अपना फ्यूचर खराब ना करें। बिल्कुल, और ये हर तरफ लागू होता है, यही बड़ा सवाल है। जल्दबाजी में किया गया, और एक बार अगर सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से हो गया तो फिर दोबारा टीम वहां पर पहुंचती है, पुलिस वालों के साथ वहां पर टीम पहुंचती। कई ऐसे सवाल हैं प्रमुख, आप तो संभल के रहने वाले हैं, और जो बातें आपने कही उसी से अगला सवाल अब विपक्षी दलों के जहन में यह भी आएगा कि जब कल्कि धाम को लेकर खुद प्रधानमंत्री जाकर वहां पर शिलान्यास कर देते हैं कि एक बड़ा धाम बनेगा संभल में, तो फिर वहां की मस्जिद में मंदिर ढूंढने की क्या जरूरत है? नहीं, ये विषय दूसरा है, वो विषय दूसरा। भगवान का अवतार होगा, अवतार से पहले कल्कि धाम बन रहा है। जहां ये दंगा हुआ है कल्कि धाम और इसमें कम से कम 18 किलोमीटर क्या फर्क है। कल्कि धाम का किसी विवाद से मतलब नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारे कल्कि धाम के निर्माण पे भी पाबंदी समाजवादी पार्टी ने लगाई थी। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, उस समय कौन सा कोर्ट ने आदेश दिया था? लेकिन आपने डीएम, एसएसपी और प्रशासन ने यह कहा कि कल्कि धाम का निर्माण नहीं होगा, रोक दो। हमने रोक दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई कल्कि धाम के निर्माण पर जो पाबंदी लगाई गलत था। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार आज भाजपा की है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, कल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने, अगर मैं कहता साहब, तो कोर्ट का दोष निकालना, अदालत का दोष निकालना, पुलिस प्रशासन पर दोष निकालना, अरे भाई इस देश को आग में क्यों झोंकना चाहते हो? किसका दोष है? आखिर आप चाहते क्या है? किसका दोष है? सवाल ये है, ये बड़ा है, ये सवाल बड़ा है। ये जो दंगा फैला रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, ये उनका दोष है। पुलिस प्रशासन अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना करे तो क्या करे? चित्रा जी बताइए क्या करे? यहां अनुराग भदौरिया जी बैठे, बड़े भारी विद्वान प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए कि अगर पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना करे तो क्या करे, वो किसका फेलियर माना जाएगा? और अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये गोली चला रहे हैं। आपने कहा तो मैं पूछ लेती हूं, फैसला नहीं लेना चाहिए। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, संविधान पे भरोसा रखो। जो लोग पत्थरबाजी करेंगे पुलिस वाले उनके साथ कैसा सुलूक करेंगे? चित्रा जी, भरोसा रखो, देश की अदालत पे भरोसा रखो। बिल्कुल अनुराग जी से पूछिएगा, मेरा सवाल पूछिएगा। बोलिए अनुराग भदौरिया। रुकिए, पूछ लिया, अब आप सुन तो लीजिए। आचार्य जी, बड़ा मैं विनम्र निवेदन से बोल रहा हूँ, अखिलेश जी बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विकास के बड़े खिलाड़ी हैं, वो पीडीए के बड़े खिलाड़ी हैं। वो जो कमज़ोर है समाज में तबका, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए काम करने वाले हैं। वो समाज के विकास की राजनीति करते हैं, उसमें तो माहिर हैं, वो उसके खिलाड़ी हैं। वो कैसे उत्तर प्रदेश देश आगे ले जाए, उसको आगे ले जाने के खिलाड़ी हैं वो। लेकिन नफरत का कौन खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में, ये भी तो बता दीजिए। लगे हाथ, कौन है जो नफरत का खिलाड़ी है, जो फ्रंट फुट पे खेलता है नफरत, जो हमेशा फ्रंट फुट पे नफरत को लेके आगे बढ़ता है और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज को तोड़ के सत्ता पाना चाहता है? उनका भी तो नाम ले लीजिए ना प्रमोद कृष्णम जी, कभी कभी उनका भी नाम लिया कीजिए तो अच्छा लगेगा। अखिलेश यादव जी तो हैं देश के विकास के खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, और पूरा हिंदुस्तान और अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, यहाँ पर अभी संभल पर जरा जवाब दीजिए। वहां पर पत्थरबाजी हुई है, 4-5 लोगों की जान चली गई, और यहाँ पर बैठकर आप, इन्होंने कहा पुलिस प्रशासन, थोड़ा मामले की गंभीरता को समझिए ना अनुराग भदौरिया जी। उन्होंने जो बोला उस पर जवाब बोलिए जवाब दीजिए। अरे सुन, बोलने तो दीजिए ना, बोलिए। उनको मैं उनका जवाब दे रहा था। मैंने कहा आग में कौन झोंक रहा है, कौन आग में झोंकने का काम कर रहा है? सवाल तो यही है ना, कैसे दंगा हो गया, कैसे वहां पे पत्थर आ गए,
कैसे नकाबपोश लोग आ गए। हाँ। 19 तारीख को सर्वे हुआ, हाँ। कहीं कुछ नहीं हुआ। तो पत्थरबाजों 24 के तारीख साथ को जो कैसे सलूक हो किया गया? जा रहा है, वो अगर गलत 19 कैसे हो तारीख को सकता है, आपको लगा अनुराग जी? कुछ लोग इकट्ठे, एक मिनट बोलने दीजिए ना मुझे, बीच में क्रॉस अरे क्वेश्चन बोलने तो पूछूंगी ना दीजिए सर, मुझे, किसी भी बोलने तो मेहमान दीजिए, को मैं फिर यहाँ पर सवाल पूछ भाषण देने लीजिएगा। के लिए नहीं बुलाई हूँ। नहीं, अरे मुझे 20 सेकंड बोलने दीजिए ना। बोलिए, अरे बोलिए, भाषण नहीं, मैं अपनी बात तो कह लूं ना, सवाल तो तब पूछोगे जब मैं अपना जवाब दे दूं। मैंने कहा कि वहां पुलिस प्रशासन ही तो जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कैसे जब आपको 19 तारीख को वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हुए तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो आपको तैयार होना चाहिए था ना कि कल का अगर लोग आ जाएंगे तो आपको सैनिटाइज करना चाहिए था ना, 19 तारीख को बैरिकेडिंग नहीं लगानी हुआ और चाहिए था, 1 किलोमीटर के सब अंदर कुछ तक के। शांतिपूर्वक आपके हो तो गया, 10 किलोमीटर के- तो फिर नहीं, पुलिस एक मिनट। प्रशासन को कैसे लगेगा कि 4 दिन के बाद वहां पर हंगामा हो जाएगा? एक दिन जब सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो गया, इसका मतलब है वहां पर उनको साजिश क्यों नहीं रची लगेगा? फिर गई उनका कि दोबारा सर्वे टीम आएगी तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। सिंपल सी इसके बात है मतलब अनुराग पुलिस भदौरिया जी। प्रशासन, अरे सुन तो लीजिए, तो मैं सिंपल सा जवाब दे रहा हूं ना कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी क्या, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनका क्या कर रहा था? जब भीड़ इकट्ठी हुई थी 19 तारीख को, तभी उनके समझ में नहीं आया क्या? उनके समझ में नहीं आया कि यहाँ पे उनके एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, जो खुफिया विभाग होता है, वो क्या कर रहा था? आपको कुछ पता ही नहीं चला? छू मंतर से वहां पे हजारों लोग पैदा हो गए कि छू मंतर हजारों लोग वहां पे पत्थर लेके पैदा हो गए और आपको पता ही नहीं चला। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। पत्थरबाजों के साथ पुलिस ने जो सलूक किया, फिर उस पर दर्द नाकामी है पुलिस जो प्रशासन। लोग अगर वहां पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इसीलिए पत्थर लेकर हाथों में पहुंचे हैं, हथियार हैं उनके पास, वो नकाब लगाकर पहुंचे हुए हैं, तो पुलिस वालों ने जो किया फिर वो गलत कैसे किया? हिम्मत कहां से आती है वर्दीधारियों पर इस तरह का बर्ताव करने की, उनके ऊपर पत्थर फेंकने की? पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले लोग आते कहां से हैं? ये बड़ा सवाल नहीं है क्या अनुराग जी? एक मिनट सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। अरे आप मुझसे ज्यादा तो आप ही बोल रही हैं, मुझे तो बोलने दीजिए ना। आप एक सवाल अनुराग जी से पूछिए, यही घटना सुनिए, अनुराग भदौरिया जी मेरी बात सुनिए। चुप आचार्य जी, अभी रुकिए ना, मैंने आपको सुना, मुझे सुन लीजिए ना। आचार्य जी ने मेरी बात होने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आप कब्जा नहीं करेंगे डिबेट पे। आपने बहुत बोला, मैंने सुना, मेरा भी सुन लीजिए। मैंने कहा जिस तरह की बात हुई, इस तरह की घटना जब बहराइच में हुई थी तब कौन जिम्मेदार था? तब भी पुलिस जिम्मेदार थी और अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इधर उधर की बातें करती रही। आज भी पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो जाता है और कहते हैं कि वहां 10 किलोमीटर से लोग आ गए। 10 किलोमीटर से लोग कैसे आ गए आपको पता नहीं चला? 10 किलोमीटर से लोग आने में समय लगता है ना, कैसे आ गए? इसके बाद में आ रही हूं आपके पास। ठीक है प्रमोद कृष्ण जी। चित्रा जी, जब कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं तो ये विपक्षी पार्टियां पत्थरबाजों के साथ खड़ी होती हैं, और जब पुलिस पे पत्थर फेंकता तब ये दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं। बेहतरीन होता, अच्छी बात होती कि अखिलेश यादव जी अपने सांसद से कहते कि भाई तुमने ये भीड़ को क्यों उकसाया, क्यों दंगा कराया, क्यों भीड़ को उकसाते हो? क्योंकि वहां जो लोग मरे हैं उनमें ना समाजवादी पार्टी का कोई नेता मरा है, ना कांग्रेस का मरा है, ना भाजपा का मरा है। हिंदू मुसलमान ठीक है, लेकिन भाई इंसान की जिंदगी की हिफाजत करो। अगर पुलिस वाले मरते तो भी वो हमारे भाई बहन हैं, और अगर ये लोग मरे बच्चे तो भी कुछ थोड़ा बड़ा दिल करके सोचिएगा। इस सत्ता को क्या करेंगे आप? तो अखिलेश यादव जी की पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जांच होने दीजिएगा। वहां के सांसद का बिल्कुल रोल निकलेगा। हजारों आदमी सुबह इकट्ठा करना, ये उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया। पुलिस प्रशासन पे पत्थर फेंकवाया। अगर वहां ये अरे साहब, कोई कहीं बैठ के अमेरिका बैठ करके ईरान पे हमला हो जाता है, ईरान में बैठ के कहीं और हमला हो जाता है, पाकिस्तान में बैठ के लोग बंबई में हमला कर देते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि वहाँ के स्थानीय सांसद को और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ निकलेगा। दंगों में इन्होंने लोगों को उकसाया, पत्थर फेंकवाए, और सुनिए अब डेलीगेशन भेज रहे हैं। पहले पत्थर फेंकवा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अब डेलीगेशन भिजवा रहे हैं। ये इसलिए मैंने कहा है अखिलेश जी, आप बड़े खिलाड़ी हो गए, लेकिन थोड़ा संभल की जनता पे रहम करिएगा। और अनुराग भदौरिया जी, कोई सवाल अपनी पार्टी से भी पूछ लीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। नहीं, बाकी लोगों के पास जाते हुए तो मैं की पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलेगी। अब मैं बाकी लोग इंतजार में रह जाएंगे। ज्यादा नहीं, आचार्य जी ने जवाब तो ले लीजिए। नहीं, आरोप हम पे लगाए, 10 सेकंड से 11वां नहीं, 10 सेकंड से 11वां नहीं। देखिए आचार्य जी, एक बात मान के चलिए, आप भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप 10 सेकंड में कोई बात पूरी नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह पा रहे हैं। आप बहुत विद्वान हैं, आपके पास बहुत शब्द हैं, आपके पास बहुत शब्दकोश है, आपके पास संज्ञा सर्वनाम व्याकरण बहुत है। बोलने दीजिए, आपको 10 सेकंड बोलने दीजिए। चित्रा जी, इनकी आवाज बंद कीजिए, ये ठीक नहीं है। मैं इनके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा
कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज जरूर बंद कराएंगे समाजवादी पार्टी को दर्द है ना कि हमारे 4 लोग गए हैं, हमारे 4 बच्चे गए हैं, आपको दर्द होता तो आप जाते वहां पे 4 बच्चों की बात करते, आप उन 4 बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, आप सरकार को बचाने की बात कर रहे हैं, सरकार की पैरवी कर रहे हैं आप, इस बात का अफसोस है। आप इंसानियत की बात नहीं कर रहे हैं, मानव धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मानवता की बात नहीं कर रहे हैं, आप सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। सही कहा आपने, ऐसी सत्ता लेके क्या करोगे, क्या करोगे ऐसी सत्ता लेके जिस हो गए सर 10 सेकंड आप बोलने के लिए मांगते हैं और पूरे 7 सेकंड बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी हो गए आपके पास। क्या करेंगे ऐसी सत्ता का? अनुराग भदौरिया जी हो गए आपके सत्ता को जहां अपने लोग कम खो रहे हो, अपने लोगों की मौतें हो रही। वारिस पठान जी, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर सर्वे की टीम जाती है वहां पर सर्वे करने के लिए अदालत के आदेश के बाद, तो इस सर्वे को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? और जो पत्थरबाज हैं उनके साथ वही सुलूक होगा। वो पत्थर लेकर पहुंचे थे, मुंह पर नकाब लगाकर पहुंचे थे, वो पहुंचे ही थे माहौल को खराब करने के लिए, तो पुलिस ने उनके साथ जो सुलूक किया वो सबके सामने है। नहीं चित्रा जी, देखिए आपको ये चित्रा जी आप क्रोनोलॉजी समझिए। 19 नवंबर के दिन एक सर्वे का आदेश आता है, कुछ दिल्ली से वकील सब चले जाते हैं, एएसआई का वो लेके वहां पे पहुंचते हैं, सर्वे का आदेश आ जाता है 4 बजे, एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है। इतनी घाई करते ये लोग पूरी तरह से मतलब तैयार थे, 6:30 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं सर्वे करने के लिए। इतना जल्दी तो मैं भी वकील हूं प्रैक्टिसिंग, मैंने इतनी घाई करते हुए इतनी जल्दी करते हुए कहीं पर नहीं देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तमाम कोर्टों में मैं गया हूं, 6:30 बजे सर्वे करने के लिए जाते हैं, 2-2.5 घंटा सर्वे करते हैं वहां पर। बाद में बाहर आके एसडीएम वगैरह सब बोलते थे हाँ सर्वे हो गया। हो जाने के बाद में 24 नवंबर के दिन कौन आदेश देता है डीएम को कि जाके तुम वापस सर्वे का आदेश दे दो। 24 नवंबर के दिन वापस एक आदेश आता है सर्वे का, जिसको भी सामने वाले को सुने बिना वहां पे सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। उसके बाद में वहां पे पब्लिक इकट्ठा होती है, पता चलता है कि वहां पे किसी ने खुदाई चालू कर दी। अब खुदाई चालू हो गई, पब्लिक इकट्ठा हुई, तो वहां के जो वकील थे उनका बयान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला खुदाई चालू नहीं हुई थी, अफवाह उड़ाई गई थी। सुनिए चित्रा जी, कोई खुदाई नहीं हुई है। अफवाह है या क्या थी, वो तो वकील जो है वहां के जो कमेटी के इंचार्ज भी है, उन्होंने भी ये कहा कि वहां वो खड़े हुए थे, उनके सामने लोग बोल रहे थे कि पुलिस वाले फायरिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप बताइए ऐसे मसले पर अगर पुलिस स्टार्टिंग में, हमारे पास वीडियो फुटेज है, आप भी दिखा रहे हो, देखो वीडियो पूरा देश जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, वीडियो फुटेज में साफ दिखा रहा है पुलिस फायरिंग कर रही है। पुलिस की फायरिंग में भी 5 युवा शहीद हो गए, 5 युवाओं की जान चले गई, शहीद हो गए। कौन जवाबदारी लेगा इसकी? आप बताइए ना मेरे को। एक युवा तो बेचारा काम कर रहा था, उसकी कट्टे से जान गई है, पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई है। झूठ बोल रहे, और वहां पर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही थी। झूठ बोल रहे हैं। अरे अगर देशी, सुनिए आप पत्थरबाजी कर रहे थे, मुंह पे नकाब बांध के आए थे, पुलिस प्रशासन सो रहा था, क्या जरूरत थी सुबह सुबह जाके आपको दूसरा सर्वे कराने की? यानी आपकी मंशा एक ही थी, आप किसी ना किसी तरह चाहते थे कि वायलेंस हो। ये वायलेंस नहीं है, दोपहर में टीम जाती तो शांतिपूर्ण सब हो जाता। जो 5 लोगों की जानें चली गई, इसलिए वहां पर इस तरह के हालात पैदा हो गए। दोपहर में जाती तो नहीं होता, दोपहर में सब शांतिपूर्वक हो जाता। नहीं, अरे तो पुलिस का, अरे सुनिए दूसरा सर्वे करने की आपको जरूरत क्या थी? सबसे पहले मेरा सवाल तो मैं ये करना चाहूंगा ना, क्या जरूरत थी आपको दूसरा सर्वे करने की? उसकी वजह से, आपके सर्वे की वजह से 5 युवाओं की जान चलेगी, 5 लोग शहीद हो गए। कौन जवाबदारी लेगा उनकी? कौन उनके घर वालों को खाना खिलाएगा? सबसे पहले तो एक न्यायिक जांच होना चाहिए हाईकोर्ट के आदेश से। और ये कोई जो मस्जिद थी, ये कोई 100-150 साल पुरानी नहीं थी, 300 साल पुरानी। आप बाबरनामा लेके घूम रहे हो, 1529 का बाबरनामा लेके घूम रहे हो, फाड़ के फेंको उसको। 2024 में 5 युवा मर गए, 5 युवा शहीद हो गए, उनके घर वालों को कौन ध्यान देगा? ये सियासत न्याय की बातें कर रहे हैं। कितने लोगों पे एफआईआर हो गया, उठा के पुलिस चौकी में डाल दिया, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को। सॉरी, ठीक है, आप तब तक पानी पी लें, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। राकेश त्रिपाठी जी वो पूछ रहे हैं दोबारा सर्वे करने के लिए सुबह टीम वहां पर क्यों पहुंची? एक्स पार्टी ऑर्डर आप पास करते हो, सुनिए 10 सेकंड। एक्स पार्टी आप ऑर्डर पास करते हो, क्यों मस्जिद कमेटी को नहीं सुना गया? क्यों सामने वाले को नहीं सुना गया? आप मुझे बताइए कि कोर्ट अगर एक फैसला करता है, ऑर्डर पास करता है, दोनों को सुने बिना करेगा कि वन साइड फैसला करेगा कोर्ट? तो सारी जवाबदारी प्रशासन की, और जो भी पुलिसकर्मी इसमें था इन्वॉल्व, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट का जवाब राकेश त्रिपाठी को देंगे नहीं, आप बार-बार कोर्ट पर हाई लेवल हाईकोर्ट जज के थ्रू ठीक है, लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या पूरी तरह से फेल्योर रहा है? और भी जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, राकेश जी आप जवाब दीजिए इस पर। देखिए चित्रा जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि आरोप बहुत सारे लगाए गए हैं और उनके सबके सिलसिलेवार जवाब दूंगा। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। संविधान का मुद्दा सबसे ज्यादा चुनाव में कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, ये संविधान नहीं मानते हैं। लेकिन आज देश देख रहा है कि संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश जो संवैधानिक शक्ति प्राप्त रखता है, उस आदेश को चुनौती देने की बजाय
ये सड़कों पर पत्थर लेकर के आ गए, ये आगजनी करने लगे, ये हमला बोल दिया, हथियार लेकर के आ गए, पुलिस पर गोली चलाने लगे और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पुलिस का फेल्योर है, पुलिस से गलती हो गई है। अपराधी अपराध करे और गलती पुलिस की है। यानी कसाब ने इसी 26 नवंबर को, मैं फिर आज याद दिला रहा हूं 26/11 की भी, कि कसाब ने भारत की धरती पर आकर के मुंबई पर अटैक कर दिया और गलती तुकाराम मुंबले की थी, तुकाराम जिसने अपनी शहादत दे दी थी। और करके बेशर्मी के साथ ये वारिस पठान कह रहे हैं कि 5 युवक शहीद हो गए। शहीद शब्द का अपमान मत करो, ये आग जलाते हुए लोगों के हाथ जले हैं और इसलिए आग जलाने वालों के ऊपर शहीद का तमगा लगाने का प्रयास मत करो, प्रयास मत करो, ये प्रयास मत करो। वारिस पठान ध्यान से सुनो भाई, आप ध्यान से सुनो। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। अब थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनो, मैं बिल्कुल एक सवाल का जवाब दूंगा। परेशान मत अरे थोड़ा सा शांत हो, थोड़ा सा नियंत्रण रखो, थोड़ा सा शांत रहो। भाई ऐसे चिल्ला करके डिबेट पर कब्जा करने का प्रयास मत करो ना। कब्जा आप इस तरह से कर पाएंगे जैसे पत्थर लेकर के आ गए ना, कि आप कोर्ट के फैसले को पत्थर से बदल देंगे। ये पत्थर से कोर्ट के फैसले नहीं बदले आते हैं। भारत के संविधान की बात कर रहे हो ना, ये पत्थर लेकर के बचा रहे हो, ये पत्थर लेकर के बचा रहे हो क्या? ये संविधान करके बचा रहे हो, ये गोलियां चला करके बचा रहे हो, ये गोलियां चला करके बचा रहे हो। शर्म नहीं आती अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर के शहादत का अपमान करने का काम चला रहा है, शहीद बताने का काम। देखो वीडियो, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। देखो पुलिस गोली मार रही है, पुलिस बोल रही है मारो गोली करके रखी हुई है। अब सुनो ध्यान से, पुलिस बोल रही है तुम्हारा वीडियो नहीं है क्या? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है क्या? तथ्यों के बारे में जानकारी, इंटरनेट तथ्यों के बारे में जानकारी, तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। वारिस पठान बहुत दूर बैठे हो, आपको जानकारी नहीं है तथ्यों की। आपकी तो मंशा थी कि आकर के जला दिया जाए और आज तथ्य निकल कर क्या बौखलाहट हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्योंकि अब तक तो बहुत आसान रहता था ना कि हिंदुओं के भीतर डिवीजन कर दो कि देखो अगड़े पिछड़े में लड़ाई हो रही है, पिछड़े दलित में लड़ाई हो रही है, अगड़े दलित में लड़ाई हो रही है। यार पहली बार निकल करके चर्चा होने लगी कि तुर्क और पठान में लड़ाई हो रही है। अब वारिस पठान को बड़ी पीड़ा हो रही है, ये तुर्क और पठान की पाए इसके बारे में चर्चा ना होने पाए, लेकिन चर्चा तो होगी। ये चर्चा तो नया लेके आया, ये चर्चा तो कब तक छुपाओगे? ना बिल्कुल चर्चा। अरे परेशान मत हो नवाब, परेशान हो। बताओ ना, तुम बताओ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? सरकार की जवाबदारी थी, सरकार ने ये वायलेंस नहीं है, चर्चा हो मर्डर है। बेहतर स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। ठीक है वारिस पठान जी, उनकी बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात खत्म कीजिए राकेश त्रिपाठी जी। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? आपकी लोकल LIU को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अगर बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है ना, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता और फिर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये तो सिस्टम का भी फेल्योर है ना राकेश त्रिपाठी जी। देखिए मुझे लगता है कि पुलिस पर जिस तरह से दोषारोपण जो लोग कर रहे हैं वो वास्तविकता में पुलिस के त्याग और समर्पण को, धैर्य और संयम को झुठलाने का काम कर रहे हैं, जिसने संभल को संभाल दिया। वरना पूरा संभल जलता, वरना पूरे संभल में अल्पसंख्यक आबादी, अल्पसंख्यक मतलब वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, उस अल्पसंख्यक आबादी का कत्लेआम होता। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी बहादुरी से उसको रोकने का काम किया है और दंगा नहीं होने दिया। राकेश त्रिपाठी जी, आप लोगों की जिम्मेदारी ना बतौर सरकार मुस्लिम पक्षों, हिंदू पक्षों सबको सुरक्षा देने की है और इस तरह का तर्क दिया जाएगा कि हिंदू पक्ष पे खतरा मंडरा जाएगा। मुझे लगता है कि कम से कम इस मामले की संवेदनशीलता हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है? अगर संभल में हालात इस तरह के बिगड़े और अचानक से वहां पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं राकेश त्रिपाठी जी, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जिस संविधान का आप उदाहरण दे रहे हैं उसी संविधान ने ये बात कही है ना कि सबको समान नजरिए से देखा जाएगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी और जाति धर्म का हो। ये वारिस पठान सवाल उठा रहे हैं कि मैंने देश में कहीं देखा नहीं कि इतनी जल्दी न्यायपालिका फैसला करती हो, सर्वे करने चले जाते हो। देश ने देखा है कि रात में कैसे न्यायपालिका खुलती है और आतंकियों की फांसी बचाने के लिए कैसे जाकर के वकालत करते हैं वारिस पठान और इनके साथी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस के साथी रात में न्यायपालिका खुलाते हैं। अरे रात में न्यायपालिका खुलाते हैं, डरते क्यों हो? सर्वे से डरते क्यों? सर्वे से फैसला हो जाएगा? सर्वे से डरते क्यों? 5 लोगों की जान चली गई, क्यों डर रहे हो? क्यों घबरा रहे? उनका सर्वे गलत हुआ है तो जाओ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट मोहन भगवत बोल रहे हैं, क्या जरूरत है मस्जिदों में जाकर ढूंढने की? वकील हो ना, वारिस पठान वकील हो ना, जाकर के अपील कर लेते। ये सवाल तो बड़ा है ना। देखिए एक दिन जब सर्वे की टीम जाती है, सब कुछ शांतिपूर्वक वहां पर हो जाता है, तो उसके बाद दूसरी बार जब गई तो उसमें 3-4 दिनों का वक्त था। मस्जिद कमेटी चली जाती ऊपरी अदालत में, आखिर क्यों नहीं ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया? और सर्वे को लेकर डर किस बात का है वारिस पठान जी? सर्वे को लेकर डर किस बात का है? सर्वे होने दीजिए,
अदालती आदेश है, ऑर्डर। अदालती आदेश है, ना केवल बीजेपी का आदेश चित्रा जी, नहीं है। ना केवल और बीजेपी के आदेश से सर्वे भी नहीं हो सकता पास किया गया। है। अदालती आदेश है वारिस पठान चित्रा जी। जी, महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है देश को सुनना चाहिए कि 19 तारीख को भी जियाउर रहमान बर्क, संभल के सांसद, समाजवादी पार्टी के नेता, वो सर्वे के दिन जाकर के वहां उतने भी भड़काने का काम करते हैं और उसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद वो ऐसी तकरीरें करते हैं जिससे लोगों की भावनाएं बेंगलोर में भड़के। इसलिए समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद पूरी तरह से इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। सुन लीजिए कभी जुबानी। अरे जुम्मे की नमाज में गए थे, सबके जुम्मे तरफ की नमाज सुन में लीजिए, जाकर खुद की के बचाने भड़काया के लिए दूसरों को मत तकरीरें की फंसाइए। उन्होंने। अरे कितना बचाने की खुद कोशिश के करोगे? पुलिस वालों को आप बचाने के कम से लिए कम अगर मान रहे कोई हो, मर्डर कर आप दिया, मान रहे हो वो तो कि नहीं थे वहां पे, हत्याएं वो हुई मेंबर हैं, ऑफ पार्लियामेंट थे। लोगों के हत्याओं के हत्यारे आखिरकार जियाउर रहमान बर्क को बचाने का प्रयास क्या कर रहे हो? ठीक है, नवाब दो महमूद को मेहमान बचाने बहुत का देर से प्रयास उनके क्यों कर रहे पास हो? बिल्कुल दो भी नहीं जा नेताओं पाई के हूं मैं। आपसी टकराव में ठीक है, अगर एक ही चार जैन लोग साहब, हैं, आप पूर्व तो डीजीपी इंसाफ उत्तर की बात प्रदेश कर के रहे हैं। मलूक नागर जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी, सबसे पहले आपकी पार्टी का क्या है टेक इस पर? देखिए चित्रा जी, मुझे बोलने देना। बीच में एक तो जो अगर कोई बीच में इंटरवीन करे तो उसका माइक बंद कर देना। असली लड़ाई ये नहीं है जो चल रही है बहस, असली लड़ाई है तुर्क वर्सेस पठान। जो कुंदर की सीट है उस पे ये अब के लोगों ने ये विचार किया कि क्या तुर्क और ये पठान ही रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ 1947 में 23-23.5% मुसलमानों का हर चीज पे, नौकरी पे, व्यापार पे, ऑफिसर्स में, जुडिशरी में ये लोग पदों पे थे। और कांग्रेस के कार्यकाल में 2010-14 तक ये केवल 1.5% रह गया और 2014 से 24 तक ये फिर 4.5% हो गए। तो चारों तरफ जो देश तरक्की कर रहा, मुसलमानों ने भी तरक्की करी और उसमें उधर पठान वर्सेस जो वर्क का जो मसला था, तो वहां जो बीजेपी को बम्पर वोट मिला है और दूसरा यहां मीरापुर में जो हमको वोट मिला है और जो वारिस पठान साहब की पार्टी को वोट मिला है, जो बीएसपी को वोट मिला है, जो उठा करके चंद्रशेखर रावण को वोट मिला है, तो मुस्लिम वोटों के जो ठेकेदार थे कांग्रेस या दूसरी पार्टी, वो बिल्कुल बिलक गए, तलक गए। और झगड़ा जो हुआ वर्सेस पठान वर्सेस तुर्क में, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से कुंदर की हारी, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से कुंदर की हारी। इसमें जो उठा करके जो झगड़ा हुआ और उसमें जो पठान नेता हैं विधायक साहब के बेटे और जो उनके पोते हैं अपने वर्क साहब के, जो 7 बार एमपी रहे, 7 बार विधायक रहे, उनको लगा जमीन खिसक रही है। उन्होंने, अब आप कहते हैं कि जी फेलियरिटी होगी पुलिस की, कहां से लोग आ गए? चित्रा जी, पहले ये देखना पड़ेगा उस संभल कस्बे में कितने लोग हैं। सब अपने घर में 5-5, 6-6 लोग हैं। अगर वही निकल करके आ गए और वहां लाखों की संख्या है तो 3-4 हजार लोग तो यूं ही इकट्ठे हो जाएंगे और सबने अपने अपने घरों पर पत्थर रख लिए। तो ये जो चीजें हैं, असलियत में इन लोगों को राजनीति खिसकती हुई दिखाई दी, तो इन्होंने अपने अपने लोगों को जाके बीच में जो तकरीरें करी है ये दिखाने के लिए मैं नेता उससे लोग चित्रा जी खत्म कर रहा हूं प्लीज। तो वहां लोगों की भावनाएं भड़की, इन पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बेंगलोर चले गए, एक कहीं दूसरी जगह चले गए, मरते गरीब लोग हैं। हम जहां तक बात है आरएलडी की, जहां तक बात है एनडीए की, माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा से, माननीय प्रधानमंत्री वर्किंग से लोग तरक्की करें, झिल नहीं रही। अब एनडीए को मुसलमान वोट देने लग रहे हैं, मीरापुर में हमें वोट दी। असलियत में नेताओं पे झिल नहीं रही, वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, जमीन खिसक गई। कुंदर की हारे, मीरापुर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। एक बार यूपी में जो अखिलेश जी के कंधे पे चढ़ करके जो कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली थी, तो कांग्रेस भी इसमें खुश नहीं है। तो जब चारों तरफ हार रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन उन में परिवार वालों का क्या जिनके बच्चे मर गए हैं, उनमें से एक सब्जी वाला है, ठीक है, कोई भी जीते कोई भी हारे, हर 4 साल 5 साल पर बड़े इलेक्शन होते हैं, छोटे छोटे इलेक्शन बीच में कई बार होते रहते हैं, लेकिन उन परिवार वालों का क्या जिनके बच्चों की जान गई है? अरे हमारी हमदर्दी सुनो, हमारी हमदर्दी है उनके साथ, हमारी हमदर्दी है। अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा किसी मुस्लिम के साथ तो हम जरूरत पड़ने पर उनकी बात रखेंगे। ठीक है, अब मैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ए के जैन जी को लेकर आना चाहूंगी। माफी के साथ साथ बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन मेरा ये सवाल है, जब भी इस तरह की सिचुएशन पड़ती है, क्योंकि पुलिस वालों पर अचानक से अगर मॉब आकर पत्थरबाजी करने लगे, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, आप बेहतर बता पाएंगे। और यहां पर जो माता प्रसाद पांडे हैं, उनकी ओर से दावा किया गया है, वो कह रहे हैं यूपी पुलिस 2 हथियार रखती है, एक सरकारी और दूसरी प्राइवेट। सरकारी से गोली नहीं चलाई क्योंकि अगर गोली चलती तो फिर फंस जाते। क्या इस तरह की स्थिति होती है क्या, ए के जैन साहब?
मैंने भी 37 साल सर्विस की है यूपी में। मैं मुरादाबाद का भी एसएसपी रहा हूं, जहां उस समय संभल मुरादाबाद के ही तहत आता था। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कस्बा है। बहुत फ्रीक्वेंटली मैं और डीएम वहां का राउंड लेते थे। इस प्रकार की हिंसा कभी नहीं हुई। ये बिल्कुल प्रायोजित हिंसा है। और 19 तारीख का जो सर्वे था जिसमें एक भ्रांति फैलाई जा रही है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उन्होंने फिर रिपोर्ट दी कोर्ट कमिश्नर ने। इसमें डीएमएसपी का कोई रोल नहीं है। डीएमएसपी ने थोड़ी दोबारा सर्वे के लिए कहा। हर जिला प्रशासन इस प्रकार के डिस्प्यूटेड साइट्स के सर्वे से बचना चाहता है। उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें कुछ समय अभी और लगेगा, आप चलिए। डीएमएसपी स्वयं गए हैं साथ में, पूरा वहां पे तैयारी थी। ये लोग भी आशंका थोड़ी सी रखे थे, इसलिए आप देखिए बॉडी प्रोटेक्टर, केन शील्ड, हेलमेट सब लगाए हुए हैं पुलिसकर्मी। ये कहना कि दो हथियार रखते हैं, बहुत आपत्तिजनक बयान है इस प्रकार का। यूपी पुलिस को इस प्रकार से कैस्टिगेट करना कि दो हथियार रखते हैं। कट्टे मुझे तो किसी पुलिसकर्मी के हाथ में कट्टे नहीं दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पढ़ी जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि कट्टों से चोट लगी है। और जो देसी हथियार होते हैं, अब देसी हथियार और लेके पुलिस वाले मुझे तो कोई फायरिंग करते नहीं दिख रहे हैं। कोई टीयर गैस गन फायर कर रहा है। ये जो दिखा रहे हैं, ये कहना एसपी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमने किसी भी लेथल वेपन से फायरिंग नहीं की है। ये जो मॉब इतना इकट्ठा हुआ है उसको कंट्रोल करना, ये हिंदू मुस्लिम में ना कन्वर्ट हो जाता, इसमें कंट्रोल करना ये पुलिस का दायित्व था। पुलिस ने इसको निभाया है, इसको कंटेन किया है। जिस प्रकार की ब्रिक बैटिंग संभल में हुई है, मैंने 36-37 साल की अपनी सर्विस में यूपी में कहीं नहीं देखी। तो ये समझना होगा कि इसके पीछे कौन तत्व थे जो इतनी जबरदस्त ब्रिक बैटिंग हुई है। ब्रिक बैटिंग हम लोगों ने देखी है, ठीक है, थोड़ी देर होती है, 5-10 मिनट होती है, पुलिस खदेड़ देती है, लोग चले जाते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, स्थिति सामान्य हो जाती है। पर ये तो जिस प्रकार से हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। यहाँ पर ये अवश्य तैयारी थी, पुलिस ने इसको समय रहते कंट्रोल किया है। ये देखिए आप, जितनी गाड़ियां हैं जिन पर पुलिस के स्टिकर थे वो सब जलाई गई हैं, उनको टारगेट किया गया है। ये एक बिल्कुल प्रायोजित था। और इसमें मेरा ये मानना है कि कोर्ट की लड़ाई है, आप उससे कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में संभल में अपील करिए, तुरंत उसको स्टे करा लीजिए, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सब रिसोर्सेज हैं। पर यह कहना कि सड़क के ऊपर पुलिस के ऊपर आप हिंसा करेंगे, पुलिस के ऊपर आप ईंटें पत्थर फेंकेंगे, फायरिंग करेंगे, तो पुलिस का तो काम है कंट्रोल करना। कंट्रोल हुआ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4-5 बच्चों की उसमें जान गई है, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तो कस्बा जो है बहुत दिनों के लिए संवेदनशील हो जाता है। बहुत दिनों तक संवेदनशीलता बनी रहती है और सामान्य होने में बड़ा समय लगता है। हर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन यही चाहता है कि इस प्रकार की कोई घटना न होने पाए उनके कार्यकाल में। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं समझता हूं कोर्ट का में अगर आपको किसी ऑर्डर से आपको नाराजगी है, आपको उससे आप सहमत नहीं है, तो हायर कोर्ट में तत्काल अपील करना चाहिए। वहां पे तो सीनियर डिवीजन के जो जिस जज ने दिया है उनसे ऊपर कई जजेस बैठे हैं वहां पर, उसको तत्काल स्टे करा लेना चाहिए था, और हाईकोर्ट चले जाना चाहिए के बाद तो स्टे हो जाएगा। आपके पास समय भी था 3-4 दिनों का, आपको ऊपरी अदालत में जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए था। बड़ी बात आपने कही कि जो कोर्ट की लड़ाई है वो कोर्ट के जरिए लड़ी जाए तो बड़ी बात है, लेकिन एलआईयू को लेकर बहुत सारे सवाल है। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर ईंटें इकट्ठे करके रखे गए और इसकी क्या भनक भी नहीं लगी, क्योंकि पुलिस वाले तो वहां पर सर्वे के लिए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे। अचानक से मॉब आकर अगर पत्थरबाजी करना शुरू कर देगा तो वो क्या करेंगे? अपने बचाव में पुलिस वालों की ओर से यकीनन कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पत्थर को इकट्ठा करके रखा जाता है और अचानक से पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है, एलआईयू का क्या ये फेल्योर नहीं है? कहां गलती, कहां चूक हो जाती है? जैन साहब देखिए, इसमें डीएमएसपी का स्टेटमेंट आया है कि एलआईयू की जो रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस की, उसके आधार पर जो फोर्स की उन्होंने डिप्लॉयमेंट की बात की थी, उससे अधिक फोर्स डिप्लॉय किया गया, उससे अधिक किया गया, जिससे कि अगर सिचुएशन कभी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो तत्काल वहां पर उसको कंट्रोल किया जा सके। सिचुएशन कंट्रोल भी हो गई, आप ये देखिए कुछ देर में। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो घंटों तक कोई युद्ध का मैदान बना रहा, उन्होंने उसको कंट्रोल भी कर लिया। सबके सब तैयार थे, एसपी स्वयं तैयार थे। जैसे वो बैटल रेडी, एक टर्म होता है बैटल रेडी, उस टाइप से पुलिस फोर्स भी तैयार था। सबने हेलमेट्स लगा रखे हैं। ये नहीं कि वो कोई अधकचरी तैयारी के साथ पुलिस फोर्स वहां पर था, उन्होंने उसको कंट्रोल भी किया।
और मुझे कहीं पर भी पुलिस हिंसक होती नहीं दिख रही है। मैंने भी बहुत से, एक लेडी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा पल्ले मोहल्ले से आकर ये सब गड़बड़ यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो विवाद हुए हैं, ये जब धीरे धीरे अब इसकी परतें खुलनी शुरू होंगी, अवश्य सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसके पीछे कौन था और क्यों इतनी बड़ी हिंसक घटना वहां पर घटित हो गई। अनुराग भदौरे जी, उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे दो हथियार रखने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर, बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है किसी बड़े नेता का। तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जिस तरह से अभी डीजीपी साहब कह रहे थे, कासगंज की घटना हुई, बहराइच की घटना हुई, संभल की घटना हो गई, आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी घटना हो क्यों रही है? इस पे तो नहीं जवाब दे पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि डीएम एसपी पे एलआईयू की रिपोर्ट थी, तो रिपोर्ट थी तो कैसी रिपोर्ट थी? इसके मतलब उनकी एलआईयू कमजोर है, इतनी कमजोर रिपोर्ट देती है, तो ये तो चिंता का विषय है। सस्पेंड कीजिए ऐसे लोगों को जिनकी रिपोर्ट इतनी कमजोर होती है और इस तरह की घटना हो जाती है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो पत्थर लेकर फेस कवर करके आते हैं, बोलूंगा, अरे मुझे बोलने दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं जानना चाहता हूं, कौन है ये लोग जो आ गए अचानक फेस कवर करके? यही तो पता होना चाहिए ना, यही तो पता होना चाहिए ना। बोले राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी से कौन है ये लोग जो अचानक आ गए, पुलिस को पता नहीं चला कौन है ये नकाबपोश, कौन है नकाबपोश जो आ गए? एक बार त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कत्लेआम हो रहा है, संविधान का अपमान, अनुराग भदौरिया ये नकाबपोश समाजवादी पार्टी के पेड वर्कर हैं, ये समाजवादी पार्टी के पेड वर्कर हैं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जियाउर रहमान ऐसे शर्म आती है ऐसे लोगों से महमूद के गुंडे हैं, ये समाज शफीकुर रहमान पार्टी के नफरत की राजनीति में बोए गए आज पौधे हैं। मुस्लिम का खेल खेलना चाहते हो क्या? आपने बोया था ना, हिम्मत हो गई बोलने के लिए। संविधान दिवस के दिन आप ऐसी बातें करोगे, कत्लेआम हो जाता, कत्लेआम होने से बच गया। हिंदू माइनॉरिटी में या मुस्लिम माइनॉरिटी में शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? हम हिंदुस्तानी है, हमारा एक ही धर्म है हिंदुस्तानी, एक ही खून है वो हमारा भारतीय। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजनीति अपनी बिसात पर आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन संभल के लोगों से गुजारिश है कि वो संभल कर चले, क्योंकि उसी हिस्से का नुकसान हुआ है जो आगे आने वाले वक्त में न जाने कब पूरी तरह से शांति के साथ आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।